अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा किसी मशहूर शख्सियत के कॉल से करती हूँ, तो मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ अशफाक अहमद के कॉल से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से अगर गीबत, बहतान और तहमतें निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, और खामोशी एक बहुत बड़ी इबादत है। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। इल्मी शख्सियात अपनी बातें पीछे छोड़ जाती हैं, लेकिन उनके अल्फाज जिंदा रह जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी शख्सियत को मदऊ किया है, जिनका एजुकेशन से भी एक बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मैं तारुफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम अहमद साहब। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा आप आर्टिकल राइटर भी हैं, आप फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, MA इकोनॉमिक्स हैं आप। इसके अलावा आप मेंटोर भी हैं। प्रोफेशनली आप फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं, तदरीस से भी आपका बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है। तो मैं अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सर, शुरू में जैसे कि हम तारुफ करवा रहे थे आपका, तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि मैंने बताया आप फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। अमूमी तौर पे फाइनेंस एक बहुत ही ज्यादा खुश्क फील्ड तस्वर की जाती है, तो ये बजाते खुद आपका अपना फैसला था इस जानिब आना, या पीछे से पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया? अच्छा, इसमें ना मेरे पेरेंट्स का था फैसला, और मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर बनना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन कुछ हालात ऐसे आ गए कि मैं इसी फील्ड में आ गया। तो उसका आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि ये ना मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी ना मेरी चॉइस थी, लेकिन शुरू से ही मुझे मैथमेटिक्स और इस तरह अकाउंट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, एंड आई यूज्ड टू बी द टॉपर्स। तो क्लास में मैं टॉप में ही आता था। तो मुझे जब मैंने बीकॉम किया तो मुझे फिर किसी ने कहा कि आप इस फील्ड में आएँ, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक बहुत वाइड स्कोप है। तो मैंने इधर से फिर स्टार्ट लिया, और बेसिकली ये जो परसेप्शन है फाइनेंस के बारे में कि बहुत खुश्क फील्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नहीं ये है। बड़ी मज़ेदार फील्ड है। मतलब नंबर्स बोल रहे होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, और जब आप नंबर्स को देख रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, और जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और ये नहीं लगता कि आप सिर्फ 9 या 10 आपके जो है वो डिजिट्स हैं और आप उन्हीं में घूम रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई लोग हैं जिनसे आप बातें कर रहे होते हैं। क्या बात है जनाब। मतलब मैं तो सर जब तक मैं स्टूडेंट रही हूँ तो मैथ्स से मुझे बड़ी चिढ़ थी। मैथ्स सिर्फ मुझे वही पसंद आता था जो मुझे समझ में आ जाए, जो समझ में नहीं आता था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, और मार्क्स भी मेरे सबसे कम उसी में आते थे। अच्छा, जैसे कि हमने बात की कि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो तकरीबन प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए कितना अर्सा? मुझे मैंने क्वालिफाई किया था 2002-2003 में, और उससे पहले से ही मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, लेकिन बीइंग मेंबर ऑफ ICMAP मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। और उसमें मैं पाकिस्तान में भी और कुछ दूसरे ममालिक में भी मैं सर्व कर चुका हूँ। तो तकरीबन इंस्टीट्यूट से तो 1995 से मेरा साथ है इंस्टीट्यूट का और मेरा, और उसके अलावा जो एज ए मेंबर है वो मैंने 2002 में से मैं इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉपर वापस। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया कि आपको पाकिस्तान से बाहर भी काम करने का मौका मिला है। आप लिखते भी हैं फाइनेंस के हवाले से, तदरीस के शोबे से भी वापस आए, तो हमारी साथ उस मौजूदात पे भी आएंगे। क्या फ़र्क आपने महसूस किया यहाँ के इदारों में काम होते हुए देखकर, यहाँ के एम्प्लॉइज़, और बाहर जब आपने सर्व किया तो आपको क्या फ़र्क वाज़े महसूस किया? देखिए, एक पॉजिटिव फ़र्क है और एक नेगेटिव फ़र्क है। पॉजिटिव फ़र्क ये है कि यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनती हैं, यहाँ आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे आपके लीगल जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हर एक का अलग अलग एक फॉर्मेट होता है, तो हर एक की अलग अलग अकाउंटिंग, हर एक का अलग अलग स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग, तो वहाँ आपकी बड़ी अच्छी लर्निंग हो रही होती है। ऑन दी अदर हैंड बाहर कंट्रीज़ में आप देखें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए वही आपने एज इट इज़ सबमिट करा दिए। तो
वहाँ पे बेसिकली IFRS ही फॉलो हो रहा होता है, हो तो यहाँ भी यही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे IFRS के अलावा आपको बहुत सारे लीगल कंपनी ऑर्डिनेंस और इस तरह के जो आपके लीगल इदारे हैं जी, उसको लुक आफ्टर करना होता है और उसी हिसाब से आपको बुक्स को एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तदरीस से भी आप वाबस्ता हैं, आप अच्छी कराची की नामवर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते रहे हैं और अभी भी आपका ताल्लुक है। तो जब आप खुद एक तालिब इल्म हुआ करते थे सर, और इस वक्त आप बताते खुद एक उस्ताद की शक्ल में सामने हैं, तो उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है? देखें, इसमें भी दो वाज़ेह फ़र्क हैं। एक तो उस वक्त जब हम स्टूडेंट होते थे तो टीचर हमारे लिए एक लाइक फादर फिगर एक होता था, और बहुत ज़्यादा हम एक्सट्रीम किस्म की रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा एक उनसे आप समझ लें एहतराम का रिश्ता था। आजकल थोड़ा सा क्योंकि ज़माना भी चेंज हो गया है और लोग भी थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, तो आजकल आपको उनके साथ एज ए फ्रेंड रहना पड़ता है। अगर आप वही एक्सपेक्ट करें कि मैं अपने टीचर की इज़्ज़त करता था, इज़्ज़त तो खैर अभी भी करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे मैं एहतराम करता था या एक मैं फादर फिगर समझता था, तो अगर मैं उस इमेज में जाके अपने स्टूडेंट्स के सामने जाऊँ तो मुश्किल है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए। तो अगर आप एज ए फ्रेंड और एज ए उनके साथ उन्हीं के मिजाज में आप उनको पढ़ाने की कोशिश करें, तो न सिर्फ ये कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, बल्कि वो आपसे अटैच भी हो जाता है, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग में आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे नॉलेज आपको है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो आप अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टीचिंग आर्ट्स आने चाहिए, आपको स्टूडेंट की साइकी समझना होना चाहिए, जो कि मैं मेंटरशिप वगैरह में काफ़ी मैंने लर्निंग की है इस तरफ, तो वो मैं अपना टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो बड़े अच्छे मेरे और अपने स्टूडेंट्स के दरमियान रिलेशंस रहते हैं। अच्छा, हम जब जिस वक्त पढ़ते थे खुद सर तालिब इल्म के ज़माने में थे, तो मेरे ख्याल में अगर हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के 5 असातिज़ा मिलते थे तो उसमें से कोई एक हमारा फेवरेट होता था, क्योंकि डिलीवरी का जो फन है वो हर किसी के पास नहीं होता, और हर बंदा खड़े होकर पढ़ा नहीं सकता, हर शख्स उस्ताद नहीं हो सकता। उस्ताद बनने के लिए और दिल में जगह बनाने के लिए आपको एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। अच्छा, कहा जाता है अमूमी तौर पर कि जो C और D ग्रेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल जब उस्ताद के लेवल पे आते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो क्योंकि इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिली होती। देखिए, एक ट्रिगर पॉइंट होता है हर स्टूडेंट का, आपको अगर वो ट्रिगर पॉइंट आप उसको प्रेस कर दें तो वो स्टूडेंट जो है वो D ग्रेड से जो है वो एक जीनियस बन जाता है। तो अभी मैंने एक वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाई है, काफ़ी स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर हम पढ़ नहीं पाते, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा बताएं। तो उसमें होता ये है कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, अगर बीइंग टीचर या बीइंग मेंटर आप वो ट्रिगर पॉइंट दबा दें उस स्टूडेंट का, तो वो फिर वो जो है ना आगे ऊपर आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब वो टीचिंग उस पर आ रहा होता है तो वो क्योंकि टॉपर्स को पढ़ाना कोई मसला नहीं है, मसला है कि जो नीचे C और D ग्रेड्स वाले हैं, तो वो खुद क्योंकि उस मरहले से गुजर रहा होता है, उसको सारे प्रॉब्लम्स पता होते हैं, तो वो उन प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करता है, ना कि एक टॉपर्स उसको कर सकता है, क्योंकि वो उस फेज से गुजरा नहीं होता, वो लर्न कर रहा होता है, और जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरा है तो वो ऑलरेडी उसको लर्न करके अपना डिलीवरी पे आ रहा होता है। लैकिंग होती है वो वहाँ पे पूरी। जी जी। अच्छा सर, आपने इकोनॉमिक्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से आर्टिकल्स लिखे हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि उसमें आपने बेसिकली किस चीज़ों का रिव्यू दिया जो कि पढ़ने वाले को उसमें कुछ मालूमात। देखिए, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं और मैं डिस्कशन भी करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा कुछ मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि हाउ SME इंडस्ट्रीज़ कैन परफॉर्म इन पाकिस्तान इन अ बेटर वे। जी, उस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा था, और इसके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तान इकनॉमी पे मैं लिखता रहता हूँ। इसके अलावा मैं जनरल कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे मैं डिस्कशन करता रहता हूँ, और इस तरह की चीज़ें मैं टाइम टू टाइम बिजनेसेस आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं और कुछ सपोर्ट है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए? देखें, अगर हम अपनी SME इंडस्ट्री को थोड़ा सा टेक केयर कर लें तो हम बहुत ऊपर आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट नहीं मिलती, उनको वो फाइनेंसेस नहीं मिलते, वो बेचारे खुद ही थोड़ा बहुत करके वो कर रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, थोड़ा सा टैक्स हॉलीडे उनको दे, और थोड़ा सा उनको फाइनेंसिंग खासतौर पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड
प्रोवाइड करें तो मैं समझता हूँ कि ये SME इंडस्ट्रीज जो है बहुत ऊपर आ सकती हैं। चाइना की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि वो छोटी छोटी घरों में और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं। तो अब काफ़ी पाकिस्तान में रुझान आ गया है कि मेल एंड फीमेल दोनों काम कर रहे हैं। तो फीमेल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो मेल से ज़्यादा मेहनती और मेल से ज़्यादा परफॉर्म करती है, और दे आर मच मोर फोकस दैन मेल लेबर फोर्स। तो उनके बेचारियों के प्रॉब्लम ये होते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो उनको घर में अगर आप थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट दे दें कि या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दें तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को इस तरह सोचना चाहिए और उसमें करना चाहिए। अखुवत फाउंडेशन एक हमारा इदारा है जो कि SME को प्रमोट करता है, और इस तरह के कई इदारे हैं, और आप देखें कि कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं और कितना वो आगे लोगों को लेके जा रहे हैं। तो अगर हम SME को थोड़ा सा वो करें तो हमारा बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से भी कनेक्टेड रहे हैं पढ़ाने के हवाले से, तो ऐसे में आप जिस सिलेबस को फॉलो करते हैं या इस वक्त जो हमारा निज़ाम तालीम है 9-10 में, तो अभी भी वही चल रहा है जो हम और आप भी पढ़ के आए जी। तो दुनिया तो आगे की जानिब कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो ये तब्दीली कब आएगी? देखें, यहाँ भी दो सिलेबस चल रहे हैं, दो मुख्तलिफ स्ट्रीम चल रही हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स और एक जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ी थी, और आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत आगे हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। तो ये गैप जो है, ये गैप इसी आज आगे तक रहता है, और आगे जाके जो बेचारा गवर्नमेंट स्कूल का होता है वो आगे जाके उनको कम्पीट नहीं कर पाता, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो इसमें भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ, IT सेक्टर को लेके आएँ, वो दकियानूसी जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उसको ख़त्म करें, कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम लें, इस तरह की चीज़ें करें। और आजकल का बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हमारा पाकिस्तान के जो बच्चे हैं IT सेक्टर में इतना उनका इंटरेस्ट है कि अगर उनको थोड़ा सा शफकत का हाथ रखा जाए, सपोर्टिव हैंड दिया जाए, तो बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये एक तस्वुर पाया जाता है वसीम साहब, जैसे कि मैंने भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है, तो ये कहाँ का कानून हुआ कि उस लेवल का स्टूडेंट कहीं बहुत आगे तक नहीं जा सकता? मतलब तालीम कोई सहूलियात की तो आदि नहीं होती कि जी आपकी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप वहाँ से पढ़ के निकले हैं तो ही आप कुछ किसी जगह पहुँच सकते हैं। हम तो इस वक्त भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले और कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन में आए हुए हैं, तो क्या ये एहसास कमतरी का शिकार आजकल के जो तालिब इल्म हैं उनको नहीं करते होंगे? उस ज़माने में तो शायद इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, सब बराबर ही होते थे, लेकिन आज की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि आपके जहनों पे बड़ा फ़र्क डालती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और मैंने बड़ा इस गैप को भरने के लिए शुरू से ही मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया, बड़ी एफ़र्ट्स किए हैं, और कभी कभी मैं शर्मिंदा भी हो जाता था कि मैं नहीं जा पा रहा, एक एहसास कमतरी का जैसा आप कहती हैं। तो ये उस वक्त भी किसी हद तक था, लेकिन उस वक्त फिर भी एक इन्वायरमेंट ऐसा था कि आप जो है बड़े अच्छे तरीके से आप ऊपर आ सकते हैं। आजकल के दौर में वही बात कि एक ये एहसास कमतरी का तो शिकार है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब यूट्यूब पे आ गई हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब आपका सबसे बड़ा उस्ताद है आजकल, और बीइंग यूट्यूब अगर आप उसको एज ए टीचर इस्तेमाल करें तो आप हर चीज़ लर्निंग कर लेते हैं। हमारे दौर में ये होता था कोई एक स्किल्स लेनी है, कोई डेवलपमेंट करनी है अपने करियर की, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट फ़ी पे करना होता था और फिर जाके आप उसको स्टार्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप यूट्यूब पे जाएं, आप देखें, वीडियो देखें और आप उसमें लर्निंग कर लें। और आपको अगर एक लैपटॉप है तो IT की फील्ड है या अकाउंट्स की फील्ड है या कोई सी भी फील्ड है, आप उसमें बड़ा अच्छा लर्न कर सकते हैं। और आजकल AI वगैरह जो आ गए हैं, तो अब तो दुनिया ही आपके हाथ में आ गई है और ये सारी चीज़ें बड़ा आसान हो गया। आप खुद का भी एक YouTube चैनल चलाते हैं बाकायदा तौर पे, उसका क्या मकसद है, क्या पर्पस है? यूथ तक आप कौन सा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके ज़रिए क्या तालीम दे रहे हैं? देखिए, मैं जो लास्ट एक पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री में था, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे और वो टिप्स मांगते थे, एडवाइस करते थे। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है कि किसी को एडवाइस करूं, क्योंकि जिन तकलीफ़ों से और जो गलतियां मैंने की हैं, तो मैं जब अपने किसी भी स्टूडेंट को देख रहा होता हूँ या कोई मुझसे एडवाइस मांग रहा होता है, तो मैं
ऐसा लगता है कि मैं वापस उस दौर में चला गया हूँ। तो मैं उसको पूरी वो चीज़ें बता रहा होता हूँ कि वो गलतियाँ ना करो। तो ये काफ़ी हर्डल्स रहते थे। तो उसमें ये होता था स्टूडेंट बेचारे वेट भी कर रहे हैं और कभी इनको नहीं भी बता पाता था बिकॉज ऑफ माय वर्कलोड। तो फिर मैंने यही सोचा, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि सर आप यूट्यूब चैनल क्यों ना बना लें। तो मैंने कहा यूट्यूब चैनल तुम एक नई चीज़ थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो बनाते हैं। तो वो मैंने बनाया तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। तो अब मैं यही करता हूँ कि वीडियोस डाल देता हूँ उसमें। तो वीडियोस में यही होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से सुन लेते हैं और उनको जो वो एक हर्डल था कि मेरे पास आए वो करें, तो एक तरह से जो चीज़ मुझे खुशी भी होती है कि मैं वो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सोसाइटी को पे बैक करना होता है। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पर्पज़ यही था कि एक चैनल बना के मैं पे बैक करूँ उसको सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, लेकिन आप अगर सोसाइटी में आपने 30-40 साल गुजार दिए हैं तो इसका मतलब है कि सोसाइटी आपको सर्व कर रही है, फिर रिटर्न का भी आपका एक मामला है, ये बनता है। अच्छा, एक मेंटोर भी हैं आप, टीचर भी हैं। एक तो ये होता है वसीम साहब कि आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो कोई चीज़, लिखना और बोलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब बात करने वाला, बोलने वाला अपनी बात स्टार्ट करता है, आप इसको कितना बड़ा फ़न समझते हैं? देखिए ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स ये होती हैं कि आपका इंटरेस्ट हो बोलने का, लेकिन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे इसमें आपको एक्सपर्टीज़ लेनी होती हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे आपको जाना पड़ता है, प्रैक्टिस सेशन करने होते हैं। क्योंकि जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लिटरली आपकी हलक की आवाज़ बंद हो जाती है, आपकी टांगें कांपने लगती हैं और आप जो है बड़ा एक नर्वस फील करते हैं। तो वो फेयर जो है सबसे पहले तो उसको ख़त्म करना होता है। फिर दूसरा ये कि आपको ऑडियंस को जज करना होता है कि ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है और ऑडियंस जो है वो क्या सुनना चाह रही है। अगर आप वो चीज़ बोलेंगे जो वो सुनना नहीं चाह रहे तो 2 मिनट में वो आपको उठा के बाहर कर देंगे। तो बोलना एक बहुत डिफरेंस है लिखने से, क्योंकि लिखने में तो ये है कि आप अपने हिसाब से एक लिख रहे होते हैं और आप और आपका कलम ये दो जो है आपके साथी होते हैं, आपका सोच और आपका कलम, और आप उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज ए मेंटोर या आपको ये स्पीच या कोई इस तरह वो कर रहे होते हैं तो आपको अपने पांचों हवा से खमसा और बाकी जो ऑडियंस है आपको एक एक चीज़ को जज करके, और आपका फ्लो इस तरह जा रहा है, आपकी वॉइस, आपका जो है टोन किस तरह आप उसको कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, आर्टिकल राइटर हैं, तो बाकायदा फाइनेंस की फील्ड से आपका ताल्लुक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान एक मौशी बहरान से भी गुजर रहा है, तो यकीनी तौर पे आप कुछ ना कुछ उस हवाले से भी लिखते रहते होंगे। तो क्या इक़दामात करने चाहिए, किन इक़दामात की तरफ जाना चाहिए? आप एज अ राइटर, एक कॉलम निगार की हैसियत से आप क्या समझते हैं? अच्छा वसीम साहब, अभी हमारा एक वक्फे का वक्त है तो मैं इस सवाल को यहीं से जोड़ूंगी दोबारा से। तो नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो वसीम साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बाकायदा फाइनेंस की फील्ड से आपका ताल्लुक है और इस वक्त जो माशी सूरत हाल जा रही है, आप फाइनेंस के ऊपर लिखते हैं, इकोनॉमी के ऊपर लिखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कॉलम आपने लिखना है कि जिसमें आपको मशवरे देने हैं कि इस सूरत हाल से हमने कैसे बाहर निकलना है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? आपने तो ऐसे तारों को छेड़ दिया कि अगर मैं इस पे डिस्कशन करना शुरू करूं तो आपका प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का वही हाल है। वो कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कलसी थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलें जल्दी से एक कूज़े में समेटने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि हमारी आमदनी कम है और हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं। और किसी भी मुल्क की आमदनी होती है उसके टैक्स के कलेक्शन, और अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम टैक्स देना नहीं चाहती। तो दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो इक़दाम हैं वो यही हैं कि वो उसने एक मखसूस तबका जो कि आपके शिकंजे में आ गया है उन पे ही टैक्स के रेट्स बढ़ाती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। अगर हमें थोड़ी सी आमदनी बढ़ानी है तो हमें नए एवेन्यू खोलने होंगे,
और मुख्तलिफ टैक्स हमें लगाने होंगे नए लोगों पे। उसमें इस तरह जाहिर सी बात है, एक हमारा जो FBI एक इदारा है उसका भी एक परसेप्शन का भी वो आ जाता है, तो FBI को एक अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा ताकि लोग आपसे खौफजदा ना हो, बल्कि आप उनको एज ए फ्रेंड उनको इनवाइट करें कि जी आप टैक्स पे कर रहे हैं, हम आपको तंग नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा ये कि आपको आजकल जो आप सुन रही हैं कि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में डॉलर है नहीं और हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा है, यानी हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है और हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। तो हमें तमाम इंपोर्ट को ख़त्म करके और हमें जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली हम पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो हम वहाँ के फंस जाते हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी और हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना होगा। इंपोर्ट्स कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो अपने कारखाने लगाएंगे, तो हम यहीं से हम अपना जो इंपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं वो हम यहीं पे बना पाएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। ऑन दी अदर एंड एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। एक तो यही जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आप बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो एक्सपोर्ट में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल IT का बूम आया हुआ है, तो अगर आप IT सेक्टर पे थोड़ा तवज्जो दें। एक मैं मिसाल देता हूँ कि इंडिया में आप देख लें कि कितने यूट्यूबर्स हैं, वो गांव-गांव में बैठे-बैठे जो है वो पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, और डॉलर्स उनके कंट्री में आते हैं और फिर वो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बेचारे वो मोबाइल से और एक छोटे से उससे वो कोशिशें कर रहे होते हैं, ना कोई गाइडेंस, ना कोई सपोर्ट। आप देखें यहाँ पे सब यूट्यूब मोनेटाइज है और फेसबुक अभी थोड़ा बहुत हुआ है ना, और सोशल मीडिया जो के हैं वो बिल्कुल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो गवर्नमेंट उसमें कोई काम नहीं कर रही। वहाँ पे हर चीज़ मोनेटाइज है, तो अगर आपने एक वीडियो बनाई तो आप वो 10 प्लेटफॉर्म पर रख दें तो आपका वो पैसे जनरेट करने का वो ज़रिया बन जाएगा। और वो जो बच्चे या वो लोग जो बेचारे घर में बैठे हुए, तो वो उनको भी आमदनी मिलेगी और पाकिस्तान का जो है डॉलर्स भी आएंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा आप जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि SME इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा प्रमोट करें, उनको आप इस तरह सपोर्ट करें कि वो भी एक्सपोर्ट करें चीज़ें, तो वहाँ से आपके जो है वो डॉलर आएंगे। फिर एक चीज़ जो हमारा, क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूँ, तो पाकिस्तानी का प्रॉब्लम ये होता है कि बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। शायद दुनिया में शायद मैं कहूँगा कि सबसे टैलेंटेड और सबसे हार्ड वर्क कौम है। लेकिन मसला ये होता है कि जब वो बेचारे वहाँ जाते हैं, तो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अलावा कुछ देखा नहीं होता, तो वो उसी हिसाब से डिलीवर कर रहे होते हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट एक दूसरी मार्केट है। आपको वहाँ पे लैंग्वेज भी आनी चाहिए, आपको वहाँ पे एक काम करने का तरीका आना चाहिए। जी जी, एब्सोल्युटली नहीं है, लोगों को नहीं जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हम अगर पॉलिश करें अपने वर्कफोर्स को, तो वहाँ जाके हम बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। तो वो जो धक्के खा के 10 में से 8 लोग वापस आ जाते हैं और 2 लोग जो धक्के दे दे के सीख रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव उसमें जा सकती है। और जब डेफिनेटली लोग आपके बाहर होंगे तो वो रेमिटेंस भेजेंगे, तो फिर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ छोटे छोटे इकदाम अगर हम इमीडिएटली कर लें, तो हमारा जो है मुल्क बड़े आराम से इन मसाइल से निकल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ करप्शन को अगर हम इग्नोर कर दें और हमारे जो महकमे हैं वहाँ से अगर हम करप्शन को ख़त्म कर दें, तो हम बहुत ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो आमदनी जो आ रही होती है वो करप्शन में हमारी चली जाती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपकी जो बात को अगर मैं एक लमसम उसमें बयान करूं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, और ज़रिए मुबादला आपके पास इतना होना चाहिए, क्योंकि जो कौमों की तरक्की है वो इन्हीं 2-3 मोटी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात आपकी प्रोफाइल में मुझे पढ़ने को मिली वसीम साहब, कि आपने कहा कि दीगर किताबों के साथ आपका खुसूसी तौर पर कुरान का मुताला बहुत वसी है और आप बड़ी दिलचस्पी के साथ उसका मुताला करते हैं। तो ये तो हकीकत है, कुरान तो राह हिदायत है। तो क्या सीखने को मिला? आप क्या समझते हैं कि कुरान दुनिया में लोगों से अल्लाह ताला क्या इरशाद कर रहा है, क्या डायरेक्टली हम कलाम कर रहा है? देखिए, कुरान तो एक ऐसी चीज़ है कि आपका कोई भी रिलीजन हो, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए एक किताब भेज दी है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। हमारे लिए तो उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन आप अगर दूसरे कंट्रीज़ देख लें, जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उसको अडॉप्ट करके और आज ग्रो कर रहे हैं। कुरान का मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ही पॉजिटिव असर आया है। पहले मैं भी दूर था काफ़ी इससे, फिर अल्लाह ने मुझे एक हिदायत दी, तो मैंने उसको समझा, तफसीर और ये सारी चीज़ें मैंने समझी।
तो उसमें जो मुझे 2-3 अहम पहलू मुझे नज़र आए जिससे मेरी पर्सनालिटी बड़ी इम्प्रूव हुई है। सबसे पहला तो पहलू ये था कि मेरे अंदर एक पेशेंस, एक सब्र, एक ठहराव आया मेरी पर्सनालिटी में। और मुझे ये लगा कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ इतना एग्रेसिवली हर चीज़ वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए लाइफ का जो बैलेंस है, आपका लाइफ का बैलेंस, ज़िंदगी में 4 पिलर्स होते हैं जिनको आपको बैलेंस करना होता है। एक आपका रिश्तेदार, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक आपकी जो है वो दोस्त वगैरह और ये सारे जो होते हैं, और ये तो सोशल उसमें आ गया। तीसरा आपकी जो है वो आपको फिज़िकली एक्टिव रहना पड़ता है, और ये 3-4 पहलू आपके होते हैं जिनको आपको बैलेंस रखना होता है। और ये चीज़ मुझे कुरान में ही मिली। मैंने वहाँ देखा कि आप वहाँ पे हुकूकुल इबाद में आपने अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना है। माँ बाप की जिस तरह वो चीज़ें बताई गई हैं, तो आप माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं अम्मी के पास जाता हूँ और अम्मी से मैं बातें करता हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ जी। तो एक अल्लाह ताला ने ये रखी हुई चीज़। मैं अपनी बेटियों से बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा फील करता हूँ। वाइफ से मैं डिस्कस करता हूँ तो बहुत अच्छे मशवरे मिल जाते हैं। तो कुरान में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उसको देख नहीं रहे होते। फिर आपको बताया गया है बहुत सारी चीज़ों का कि आपने जो है वो ईमानदारी से काम करना है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, आपको उजरत मिल रही है, तो वो भी आपका एक फैक्टर आ जाता है वहाँ पे। फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने और चीज़ों का ख्याल रखना, अपने अहबाब जो आपके दोस्त हैं उनका ख्याल रखना, उनको अच्छी राय देना, गलत बात कर रहे हैं तो उनको रोकना। तो जिसको हम अपनी ज़बान में मुस्लिम्स गुनाह कहते हैं। तो बेसिकली गलत बात ये, अगर आप गुनाह की डेफिनेशन देखें तो वो ऐसी चीज़ है जिसका अल्टीमेटली आपको लॉस होता है। तो कुरान से तो मेरी एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉजिटिव मुझे एनर्जी मिलती है। जब भी मैं थोड़ा सा इधर उधर होता हूँ तो मैं फ़ौरन कोई आयत अल्लाह ताला मेरे सामने ऐसे ही नाजिल फरमा देते हैं और मैं जैसे पेज खोला तो मुझे वहाँ सलूशन मिल जाता है। अच्छा, कितनी अजीब बात है वसीम साहब कि हम दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए तो बाकायदा तौर पे किताब का सहारा लेते हैं 16 साल, 18 साल, 20 साल, लेकिन जब हम दीन की तरफ बात करते हैं तो हम वो किताब राह हिदायत के तौर पे नहीं ले रहे होते। वो उसी वक्त ले रहे होते हैं जब हम किसी परेशानी में फंसे होते हैं। जब दुनिया में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता, देन फिर हम उसकी तरफ आखिर में जो है वो जा रहे होते हैं। तो किताब की तो अहमियत अल्लाह की भी नज़र में है और दुनियावी एतबार से भी। आप क्या समझते हैं कि किताब इंसान की कितनी बेहतरीन दोस्त है? किताब बहुत अच्छी दोस्त होती है। किताब से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करते हैं। किताब की वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी ज़बान जो भी आप उसमें पढ़ रहे हैं वो आप में बेहतरी आती है। एक ठहराव आता है आपके अंदर, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं जो आप सीख रहे होते हैं, सीखने का एक उसमें फ़न आ रहा होता है। और एक जो किताब कहते हैं ना आपकी बेहतरीन दोस्त है, तो किताबों की वजह से ही इंसान जो है वो बहुत आगे जाता है और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। और ये किताबें ही हैं जिसकी वजह से आप एक सही डायरेक्शन में और एक अच्छी आपकी जो है तरबियत, जिसे मैं कहूँगा एक माहौल, क्योंकि माहौल ये होता है कि जैसे आप सोच रहे होते हैं और किताब में आप जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक माहौल में आप खो जाते हैं उसमें। तो अच्छी किताब एक अच्छे माहौल में ले जाती है। जैसे एक नावल आप पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे माहौल में आप चले गए तो आपका जहन उधर ही चला गया। तो किताब मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी दोस्त है और सबको उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफाई किया और परफॉर्म भी आप करें। पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले तक की जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था वो थ्योरेटिकल क्वालिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा था। क्या समझते हैं आपके प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल क्वालिफिकेशन में इस वक्त क्या फ़र्क है और स्टूडेंट्स को कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर तौर पे चूज़ करनी चाहिए? देखिए अब तो जो ज़माना आगे आ रहा है तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ आपकी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आजकल आ गए हैं वहाँ से आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। जस्ट टाइप अ क्वेश्चन और आपको जवाब मिल जाता है। और ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है, तो अभी ये हाल है, तो आगे जाके तो इसमें कितनी जिद्दत आएगी।
तो कंसिडरिंग दिस स्टूडेंट्स को एक स्टेज के बाद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो किताब में ही घुसे रहेंगे या थ्योरेटिकल उसमें घुसे रहेंगे तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। और ख़ास तौर पे कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल उसके किए बगैर आप रह नहीं सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली आपको इधर आना पड़ता है। तो एक स्टेज के बाद आप या तो इंटर्नशिप पे आ जाएं या आप थोड़ा सा कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई ट्रेनिंग मिल रही है वो कर लें या किसी के साथ इंगेज हो जाएं, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल टच भी लें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आप किताबों में या आप अपने थ्योरेटिकल चीज़ों में पढ़ रहे होते हैं उसका रिटर्न जो भी आपको जो भी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है वो प्रैक्टिकल उसमें हो रही होती है। तो आप वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा आपकी लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल भी और जो आपकी थ्योरेटिकल भी है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल थ्योरी पे आ जाएँ या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल पे जाएँ, आपको दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। और अगर आप दोनों में बैलेंस के साथ चला सकते हैं तो आपकी लर्निंग एक अमेजिंग होगी। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर बेशतर मैं प्रोग्राम में बात करती हूँ। पहले हम किताब को हाथ में लेके पढ़ते थे, आर्टिकल्स हो गए, अखबारात हो गए, अब तो सब आप सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ें, आपको पूरे पूरे अखबारात वहाँ मिल जाएंगे, किताबें वहाँ मिल जाएंगी। क्या समझते हैं कि जो आने वाली नस्ल है या जो इस वक्त है, पीछे से भी जो 25-30 साल की जो जनरेशन है वो इस तरफ जा रही है, तो इसका मस्बत पहलू वो साथ लिए हुए है या ये नॉर्मली आप देखते हैं कि मनफी पहलू के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए? लेकिन दोनों हैं इसमें, मनफी और मुस्बत भी। ये तो हर चीज़ का एक मनफी पहलू भी होता है और मुस्बत पहलू भी होता है। अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरह लेता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब काफ़ी मुस्बत पहलू की तरफ लोग आते जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले हमारे ज़माने में कोई चीज़ होती थी तो किताब भी ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते थे। अब हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक आपका स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, तो आप उस पर सुन लें। और इवन आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी इंग्लिश कोई लैंग्वेज का मसला है, एक आपको समझ नहीं आती, तो आप लेक्चर्स होते हैं ये यूट्यूब पे और बहुत सारी जगहों पे आप उस पर सुन लें। तो मेरे हिसाब से आजकल का जो ये सोशल मीडिया का दौर है, इसको अगर आप पॉजिटिवली लें तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम जिंदगी में इस लेवल तक जब पहुंचते हैं वसीम साहब, तो माँ बाप का तो साथ होता ही होता है, लेकिन बहुत अहम किरदार हमारे असातिज़ा का होता है। कौन से ऐसे असातिज़ा कराम हैं कि जिन्होंने आपको पॉलिश किया, जो अभी तक आपको याद हैं, जिनकी शख्सियत से आप मुतासर हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी शख्सियत को बनाने में, निखारने में उनका बहुत अहम किरदार है? मेरी लाइफ में अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि कई लोग आए मेरे लाइफ में और मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ लोगों ने बहुत रहनुमाई की। यानी जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई नहीं था, तो बहुत अच्छा लोगों ने गाइड किया है। जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त एक साहब थे, ज़फ़र सुबानी साहब, ICAP से वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बड़े अच्छे वो थे। तो वो मेरे मेंटोर आप कह लें। तो बहुत मैं उनको वो करता था, लाइक करता था। वो मुझे यही कहते थे, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, और एक शुरू से ही मोटिवेट करना। फिर ड्यूरिंग द स्टडीज़ बहुत सारे टीचर्स आए, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे मेरे बॉसेस आए जिन्होंने मुझे गाइड किया, और इसके अलावा कुछ दोस्त अहबाब ऐसे जिन्होंने कहा नहीं तुम बहुत आगे जाओगे, तुम वो करोगे। क्योंकि देखें, आपको अगर कोई कंधे पे थपकी देने वाला हो तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अल्लाह ने का बड़ा करम है कि मेरे दौर में और अभी तक भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुझे गाइड करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे मैं गिर रहा होता हूँ तो मुझे संभालने के लिए खड़े होते हैं। ये ब्लेसिंग है वसीम साहब कि आपके पास ऐसे लोग मिले हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में मदद की हो। और क्योंकि दुनिया में इस वक्त इतना अफरा तफरी का वक्त है कि आपको अपनी ही खबर नहीं होती, लेकिन अगर आपके अतराफ में कुछ चंद लोग ऐसे हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जी। तो गुफ्तगू यहीं से जोड़ते हैं, वक्फे का वक्त है। तो नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू वहीं से हम जोड़ेंगे जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था। तो वसीम साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है आपके साथ तालीम के हवाले से और मौशी थोड़े मसाइल के हवाले से। किताब पे भी आपसे हमने बात की। मैं ये जानना चाहूँगी कि तकरीबन आपका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है काम का, प्रोफेशनली आप फाइनेंस की प्योरली फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पूरे दौर में क्या सीखा, क्या डिलीवर किया, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए।
इस फील्ड में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और मेरा शुरू से जो रहा है वो जो एक मेरा मिजाज भी है कि मैं वो कहते हैं ना कि आप सारी चीज़ें सीख लें। और हर फील्ड में, क्योंकि फाइनेंस की इतनी बड़ी फील्ड है कि उसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ होती हैं और उसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर एरिया में तकरीबन काम किया हुआ है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो NPO हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे मैंने वो किया हुआ है और हर जगह मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिली। सबसे पहले तो जो मैंने तालीम में सीखा उसको, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था जब से ही मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा इस एज में आ गया है। इतना मैं ज़्यादा एज नहीं है मेरी तो आपने एक्सपीरियंस लिखा तो अंदाज़ा ही हो रहा था शायद आप बचपन से ही काम करें। जी ऐसा ही है। तो क्योंकि तालीम को सपोर्ट करना और वो सब करना, तो वो मैं जॉब करके ही मैनेज करता था, तो वो एक मेरे लिए एडवांटेज भी हुआ। और जब आप बिल्कुल यंग होते हैं, अपने टीन एज में होते हैं ख़ास तौर पर, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जीज़ होती हैं और आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लर्न करा, अपनी अकाउंटिंग की फील्ड में लर्न करा, फिर मैंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में गया और मैंने ERP इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह की। मैंने इसके अलावा रिपोर्टिंग पे बड़ा काम किया। मैंने कंपनी के स्ट्रक्चर सेटअप किए, ज़ीरो बिल्कुल कंपनी थी और स्टार्टिंग सेटअप्स करने थे। मैंने उन कंपनीज़ को खड़ा किया, बहुत बड़े बड़े नाम है मेरे करियर में। फिर उसके अलावा आजकल जो थोड़ा सा मेरा डेवलपमेंट हो रही है वो अपनी फील्ड को IT से रिलेट करने की, क्योंकि फ्यूचर में आपको IT का जो है वो गुरु होना पड़ेगा। जी, तो वही मैं थोड़ा सा आजकल उस पर काफ़ी काम भी कर रहा हूँ और मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ जहाँ भी कोर्सेज होते हैं, अपनी लर्निंग मैंने अभी ख़त्म नहीं की और ये सारी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 27 साल में मैंने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है और पूरी सेटअप्स बनाए हैं। IT रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसमें मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा रिपोर्टिंग्स, इसके अलावा टैक्सेशन, गवर्नमेंट की जो आपकी रिपोर्टिंग्स होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर कंट्रीज़ में हो, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसमें अचीवमेंट्स किए। 27 साल का एक आपका वसी तजर्बा है माशाल्लाह। और यकीनी तौर पर फिर जब इंसान आहिस्ता से तजर्बा हासिल करता है तो सर ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। अच्छा, अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि सिर्फ उस्तादी सिखाता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में से काम कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपको ज़िंदगी के इतने बेहतरीन तजर्बे देते हैं। अच्छा, मैं ये बात कहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को जंप करके डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। मैं कहती हूँ कि लोग ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं छोड़ते हैं, अपने बॉसेस की वजह से छोड़ते हैं। और जो लंबे ड्यूरेशन की जगह पे होते हैं तो वो अपने बॉसेस की ही वजह से वहाँ पे टिके हुए होते हैं। तो यकीनी तौर पे आपको भी इस तरह से काम करने का मौका बहुत सारे लोगों के साथ मिला होगा। अच्छा, बच्चे यकीनी तौर पे आपके इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं उन्हें? आप क्या समझते हैं जो इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इस दौर के पेरेंट्स के। इससे पहले कि हम अपने दौर की बात करते हैं सर, तो उसमें तो ना मोबाइल था, टीवी पे 2-3 चैनल्स आते थे, वो भी टाइम मखसूस था, वो भी देखने की इजाज़त नहीं थी, इतने भारी भरकम सिलेबस भी नहीं होते थे। लेकिन आज का बच्चा तो भाई बहुत बुरी तरह इंगेज है, और कहाँ तक नज़र रखेंगे? आप क्या समझते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात देखना चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात और बच्चों को किस तरह हम नज़र रख सकते हैं, तो देखिए वो तो एक पॉसिबल नहीं है आजकल कि एक बच्चे पे आप जितनी भी नज़र रख लें, तो अगर उसने बल्कि आप जितना उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो आगे जाएगा। तो एक तो तरीका यही है कि आप उसको अच्छा बुरा बता दें, आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करें। हमारे पेरेंट्स और बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि वो दोस्त नहीं होते, वो माँ बाप होते हैं और वो बच्चों को उसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि जी इनका कोई अभी छोटे हैं, इनको अभी सेंस नहीं है। और सबसे बड़ी गलती हम वहाँ कर रहे होते हैं, उनका सेंस हमारे बराबर होता है और वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको सही तरीके से डायरेक्ट करें तो बड़ा अच्छा आप उनको गाइड कर सकते हैं। आप उनको अच्छा बुरा बता दें, आप बीइंग मुस्लिम आप उनको बता दें कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा इंगेज कर लें इधर, तो मेरे ख्याल से बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली उस तरफ से डाइवर्ट हो जाएगा और वो नहीं जाएगा। तरबियत कितना मायने रखती है उसी साथ?
तरबियत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तरबियत ऐसी चीज़ है कि वो आपको तालीम से भी नहीं मिलेगी। तरबियत की वजह से आप के इखलाक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो आजकल के माँ बाप को चाहिए कि इन बच्चों पे इन्वेस्ट करें, हर एज जहाँ तक भी वो चले जाएं, क्योंकि माँ बाप की जो गाइडेंस होती है वो हर वक्त बच्चों को ज़रूरी होती है। आज भी हम गाइडेंस ले रहे होते हैं अपने माँ बाप से, तो तरबियत का तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और तरबियत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान को कहते हैं कि उसकी सोच बनाती है या बिगाड़ती है। सोच कैसे बनती है वसीम साहब? सोच पे काम कैसे किया जा सकता है? सोच पे इसी एक तो तरबियत, जो आपने सवाल किया था कि तरबियत अगर आप अच्छी करेंगे तो सोच भी अच्छी होगी। फिर दूसरी बात ये कि जैसा माहौल होगा आपकी सोच भी वैसी होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा माहौल जो है वो बहुत नेगेटिव हो गया है और हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी आप नेगेटिव माहौल से दूर रहें। जैसे आजकल न्यूज़ और ये सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही होती हैं, तो कोशिश करें आप अपने आप को दूर ही रखें और पॉजिटिव चीज़ें देखें, तख्लीकी कामों में। जी, प्रोग्राम के आवाज़ में मैंने इकबाल खान साहब का एक जुमला कहा था कि अक्सर हमारी गुफ्तगू में सिर्फ गीबत होती है, बहतान होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। जबकि आप भी माशाल्लाह साहिब इल्म हैं और हम भी तकरीबन इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारी गुफ्तगू वाकई ज़्यादातर इसी के पैराए में रहती है, और अगर खामोशी इख्तियार की जाए तो फिर ये इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? इन चीज़ों से इसी तरह बचा जा सकता है कि आप ये सोचें कि आप जब ये बात करेंगे तो आप में एंजाइटी पैदा होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुरान से बहुत गाइडेंस लेता हूँ, तो ग़ीबत और ये चीज़ें कितना शदीद गुनाह कि एक भाई अपने भाई का गोश्त, मुर्दा भाई का गोश्त आप खा रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ ज़हन में रखें और आप थोड़ा सा माहौल आप अपना अच्छा रखें, ऐसे लोगों से बिल्कुल ना मिलें जो इस तरह के लोग हैं जो ग़ीबत करते हैं। आप पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें और पॉजिटिव बातें करें, ताकि आपका जहन में आपकी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव एनर्जीज आप एब्जॉर्ब करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आप एब्जॉर्ब करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की, आपने कहा कि आपने बड़ी मेहनत की, आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, अपने आप को बनाने में आपने बड़ी शदीद मेहनत की। तो वाकई मेहनत में अज़मत कहा जाता है, मेहनत क्या वाकई एक वक्त में आके रंग लाती है? बाद दफ़ा मायूस हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लाजमी रंग लाती है। उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो रंग लाजमी लाती है। और आप हार्डवर्क करें, हार्डवर्क पे ऑफ करता है। और आप हार्डवर्क इसलिए ना करें कि आपको जो है इस पीरियड में इस चीज़ को पे ऑफ करेगा, बल्कि आप हार्डवर्क इसलिए करें कि ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा और कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट आएगा। तो हो सकता है कि वो रिज़ल्ट ना आ रहा हो जो आप चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह अपने आप को सोचना चाहिए और हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना चाहिए कि आपने हमेशा वो आपको पे बैक करता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पढ़ाते रहे, तो कहाँ आप अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं तदरीस के हवाले से? तदरीस के हवाले से मेनली तो आजकल मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ इंगेज हूँ। इसके अलावा मैं ACCA पढ़ा चुका हूँ ताबानीज़ स्कूल में। इसके अलावा मैं ज़ैबिस में पढ़ा चुका हूँ, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, और ऑनलाइन भी मैं टीचिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ। इतना आपका तजर्बा है नौजवान तालिब इल्मों के साथ, तो सर हमारे प्रोग्राम का वक्त बस अब खत्म हुआ जाता है, बस चंद सेकंड्स रह गए। तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल के लिए? देखिए, नौजवान नस्ल और स्टूडेंट्स के लिए एक मेरा सीधा पैगाम ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल दे दें। जो आपके 5 साल अभी हैं, आप उसमें पूरी जान लगा के मेहनत कर लें, और थोड़ा जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं और टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें, आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने अपने 5 साल अपने आप को दे दिए, तो बाकी ज़िंदगी में जो भी टाइम है वो आपको पे बैक करेगा। और न सिर्फ उससे ही कि आप अपनी और अपनी फ्यूचर जनरेशन, जो आपके बच्चे होंगे, उनको आप सुधार सकेंगे, बल्कि आप एक प्राउड फील करेंगे। तो ये थोड़े से 5 साल अगर आप अपने आप को दे देंगे तो आपके लिए ये पे बैक करेगा। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आज प्रोग्राम में आने के लिए।
और आखिर में जाते जाते वसीम साहब ने ये कहा पैगाम के तौर पे कि 5 साल कम अज कम तुलबा और तालबात को अपनी जिंदगी के एक अच्छे मसरफ के लिए खर्च करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट में मेहनत कर ली तो फिर बाद में आप एक अच्छा वक्त देखेंगे, जो अच्छा वक्त आपका मुंतजर होगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान निसा अहमद को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।